नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है ऐसे इंसान की जिसके आतंक और खौफ के साए में दक्षिण भारत 2 दशक से जी रहा था। ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन काल में 2000 से ज़्यादा हाथियों को मारा था हाथी दांत की तस्करी के लिए, जिसने सत्यमंगलम जंगल से कम 10,000 चंदन के पेड़ों को काटा था। ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसको लोगों के सर काटने में मज़ा आता था, जिसने एक बार वन अधिकारी के सर को काटकर उसके सर को जंगल में ले गया और अपने गैंग के साथ उसके सर से ये फुटबॉल खेलता था। हाथी दांत का तस्कर जिसको पकड़ने के लिए देश में पहली बार एसटीएफ का गठन हुआ था 1980 में। ऐसा इंसान जिसने अपनी ही नवजात बच्ची का गला दबाकर उसे मार दिया था। ऐसे खौफनाक डकैत को किस तरह से मारा गया और पुलिस की जाल में ये किस तरह से आया, तो आज इन्हीं सब बातों को हम समझते हैं। कूज मुन्नीस्वामी वीरप्पन गौडन, वीरप्पन का यह पूरा नाम था। इसका जन्म 1952 में गोपीनाथम तमिल चरवाहा परिवार में हुआ था। गोपीनाथन गांव कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर चामराजनगर जिले में है। वीरप्पन ने 1970 से अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की और 1972 में इसने पहला मर्डर किया। इसमें एक क्वालिटी थी कि ये निशाना बहुत अच्छा लगाता था और ये उस एरिया में पहला इंसान था जिसने हाथियों को मारना शुरू कर दिया था। और इन्हीं हाथी दांतों की तस्करी से इसने करोड़ों रुपए कमाए। धीरे धीरे ये लोकल गैंग में शामिल हो गया और हाथियों की और चंदन की लकड़ी की तस्करी करने लग गया। लेकिन 1970 के बाद इसने सारे छोटे जो गैंग थे उन सबको ख़त्म कर दिया और अपना एक अलग गैंग बनाया। इसके गैंग में शुरुआती में 60 लोग थे। इसका गांव सत्यमंगलम जंगल के पास में पड़ता था और बचपन से ये उसी जंगल के पास में रहा था, तो जंगल इसके घर की तरह था। इसको जंगल के बारे में काफ़ी अनुभव था। ये लोगों की कदमों की आहट से समझ जाता था कि कौन किस दिशा से आ रहा है। ये पक्षियों और जानवरों की आवाज़ भी निकाल देता था और इसी वजह से इसने वन विभाग के लोगों को कई बार बेवकूफ़ बनाया और भागने में कामयाब रहा। इसका आतंक इतना बढ़ गया था कि वन विभाग वालों को इसे रोकना था, लेकिन हजारों एकड़ जंगल में ढूंढना कुछ लोगों को बहुत मुश्किल था। सत्यमंगलम जंगल 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वीरप्पन ने अपने जीवन काल में 10,000 से ज़्यादा चंदन के पेड़ों को काटा था चंदन की तस्करी के लिए, क्योंकि चंदन की लकड़ी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है। इससे आयुर्वेदिक औषधि, हृदय रोग, त्वचा रोगों के लिए इसका तेल बहुत काम आता है। लेकिन ये कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि जंगल के पास जो गांव थे इसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये गांव वालों को अपने साथ काम पे रखता था और उनको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देता था और उनके लिए घर भी बनवाता था। 1980 आते आते इसका आतंक इतना बढ़ गया था कि 1980 में तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार को एसटीएफ का गठन करना पड़ा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा इसका आतंक बढ़ता रहा। ये पेड़ों को काटता रहा और हाथियों को लगातार मारता रहा। इसने हाथी दांत बेचकर और चंदन के पेड़ों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए थे। एक दिन 2 वन अधिकारी इसको जंगल में पकड़ने जाते हैं, लेकिन ये उन अधिकारियों को वहीं मार देता है, जिसके बाद पुलिस एकदम हरकत में आती है। फिर एक दिन एसटीएफ की टीम वीरप्पन के 65,000 किलो चंदन जब्त कर लेती है और उसके कई गाड़ियों को आग लगा देती है। इससे वीरप्पन बहुत गुस्सा होता है और अगले दिन वीरप्पन 4 पुलिस वालों को मार देता है। जैसे ही ये खबर आसपास पहुंचती है तो एसटीएफ की टीम हरकत में आती है और 1889 में फिर एक सर्च ऑपरेशन चलता है। इसके बाद एसटीएफ की टीम सत्यमंगल के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन वीरप्पन का कहीं पता नहीं मिलता। एसटीएफ की टीम को अंदाज़ा नहीं था कि उनका सामना जंगल के राजा से होने जा रहा था। वह जंगल के कोने कोने को जानता था, उसको ढूंढना नामुमकिन था। लेकिन इसी टीम में एक अधिकारी थे पी श्रीनिवासन और उनको वीरप्पन की ताकत को कम करना था। फिर साल 1990 में वीरप्पन की शादी मुथुलक्ष्मी से होती है। वीरप्पन की मूछें बहुत लंबी थी, इसी वजह से मुथुलक्ष्मी को वीरप्पन बहुत पसंद था और दोनों की शादी हो जाती है। और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि वीरप्पन एक दिन पकड़ा जाता है। तो जब वो पकड़ा गया तो पी श्रीनिवास जो अधिकारी थे उन्होंने पुलिस वालों को बोला था कि इसको जिंदा पकड़ना, इसको मारना मत। और यही जो गलती थी पी श्रीनिवास की, ये गलती बाद में पी श्रीनिवास को बहुत महंगी पड़ी थी। पुलिस की इस दबिश में वीरप्पन और उसके कई साथी पकड़े गए और उसकी बीवी मुथुलक्ष्मी भी पकड़ी गई। उस समय उसकी बीवी 8 महीने की गर्भवती थी। लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था, यहाँ पे इसने एक चाल खेली। इसने सर दर्द का बहाना बनाया और पुलिस वालों से तेल मांगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। और जब पुलिस वालों ने इसको तेल दिया तो वही तेल इसने अपने हाथों और पैरों पे लगाया और जिससे कि जिस रस्सी से इसको बांधा हुआ था वो रस्सी ढीली हो गई
और ये वहाँ से भाग गया। और उधर वीरप्पन की एक बहन थी माला। पी श्रीनिवास उससे वीरप्पन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, तो पी श्रीनिवास ने माला को एक नर्स की नौकरी दिलवाई। लेकिन धीरे धीरे माला और पी श्रीनिवास के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई। तो ये खबर जब वीरप्पन के पास पहुंची तो वीरप्पन ने अपनी बहन को एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा था कि मैं जंगल का राजा हूँ, पूरी दुनिया मेरे को जानती है और तू मेरे दुश्मन के साथ दोस्ती कर रही है। माला यह बात सुनकर बहुत परेशान हुई और दूसरी तरफ पुलिस भी माला के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही थी कि अपने भाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे। तो जब ये खबर पूरी शहर में फैल गई तो माला ने डिप्रेशन में आके जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। यह बात जब वीरप्पन को पता चली तो वीरप्पन को बहुत गुस्सा आया। तो अब अगला टारगेट वीरप्पन का सिर्फ पी श्रीनिवास था। वीरप्पन अब पी श्रीनिवास को मारना चाहता था। तो उसने एक दिन अपने बड़े भाई के पास मैसेज भिजवाया कि पी श्रीनिवास को बोलो वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि पी श्रीनिवास जंगल में अकेले आए निहत्था, तभी मैं सरेंडर करूंगा। लेकिन यह वीरप्पन की चाल थी, वो पी श्रीनिवास को मारना चाहता था। लेकिन उस समय पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पी श्रीनिवास ने वीरप्पन पे विश्वास किया और वो उनके भाई के साथ जंगल चले गए। जब वो उस जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वीरप्पन के पास AK-47 थी और जैसे ही वो वीरप्पन के पास पहुंचे वीरप्पन ने पी श्रीनिवास को मार दिया। और पी श्रीनिवास से इतना गुस्सा था कि उसने पी श्रीनिवास का सिर काट के जंगल ले गया और कुछ महीनों तक उसने अपने पूरे गैंग के साथ पी श्रीनिवास के सर से फुटबॉल खेला था। और फिर 3 साल बाद STF को पी श्रीनिवास का सिर उसी जंगल में मिलता है। इस घटना के बाद STF के ऊपर दबाव बना। उनको ये ऑर्डर था कि वीरप्पन को ढूंढ के लाओ, चाहे जिंदा या मुर्दा। पुलिस हर जगह वीरप्पन को ढूंढने लग गई और एक दिन ऐसा आया कि वीरप्पन का राइट हैंड था गुरुनाथन, वह पुलिस की गोलीबारी में मारा गया। और जो इस पूरी पुलिस टीम को लीड कर रहे थे उनका नाम था गोपाल कृष्णन। उनको लोग प्यार से रैम्बो भी बुलाते थे। जब ये बात वीरप्पन को पता चली तो उसने तमिलनाडु के कोलाथुर गांव है एक, उसमें वहाँ बैनर लगवाए। उसमें पूरी पुलिस फोर्स और गोपाल कृष्णन को चुनौती दी थी। उसने लिखा था वहाँ कि अगर पुलिस वालों और गोपाल कृष्णन में दम है तो मुझे और मेरे गैंग को पकड़ के दिखाओ। अब यहाँ पे उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज कर दिया था। फिर पुलिस ने एक दिन प्लान बनाया और पुलिस जंगल की तरफ बढ़ी। लेकिन यह सब प्लान वीरप्पन का था। वह चाहता था कि पुलिस वाले जंगल आएं। वीरप्पन ने पहले से जंगल के रास्ते में लैंड माइन्स बिछा रखी थी और 9 अप्रैल 1993 को जैसे ही पुलिस की दोनों गाड़ियां उस रास्ते में गई और एक जोरदार धमाका होता है और पुलिस की दोनों गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं। इस हमले में पुलिस के 22 जवान शहीद हो जाते हैं। यह घटना पलार ब्लास्ट के नाम से जानी जाती है और ये घटना हुई जब तो पूरे देश और पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना से पहले लोगों ने सिर्फ वीरप्पन का नाम सुना था, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। लेकिन इस घटना के बाद वीरप्पन का असली चेहरा सामने आता है और हर न्यूज़ और अखबार में वीरप्पन की फ़ोटो छपती है। और फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में STF और पुलिस की टीम वीरप्पन को ढूंढना शुरू कर देती है और इसी दबिश में वीरप्पन के करीब 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और अब वीरप्पन के साथ बस कुछ ही लोग रह गए थे, 7 या 8। धीरे धीरे वीरप्पन कमज़ोर होने लगा और फिर साल 1993 में वीरप्पन ने कुछ ऐसा किया जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। 1993 से पहले इसकी 2 बेटियां थी और 1993 में इसकी तीसरी बेटी हुई। जब पुलिस इसको ढूंढने जा रही थी जंगल में तो ये जगह जगह जाके छुप रहा था। तो इसकी जो छोटी बच्ची थी वो बहुत रोती थी। तो इसको ये डर था कि इसके रोने की आवाज़ से कहीं पुलिस मेरे पास ना आ जाए। तो इसने एक दिन अपनी छोटी सी बच्ची का गला दबाकर उसे मार दिया। यह इतना खतरनाक था कि इसने अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। फिर साल 2000 में इसने एक ऐसा काम किया कि लोगों के पांव तले ज़मीन खिसक गई। उस समय एक मशहूर फिल्म स्टार होते थे, कन्नड़ फिल्म स्टार राजकुमार। इसने सन 2002 में उनको किडनैप कर लिया। राजकुमार ने जंगल के पास अपना एक नया घर लिया था और रात को 9:30 बजे जैसे ही राजकुमार डिनर करने से उठ रहे थे, वीरप्पन ने उनके पूरे घर को घेर लिया और उनके साथ 3 लोगों को बंदी बना लिया और अपने साथ जंगल ले गया। जब ये खबर दूसरे दिन न्यूज़ में आई तो लोगों के बीच बहुत गुस्सा था, क्योंकि राजकुमार जो थे वो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थे। और कुछ दिन बाद इसने सरकार के सामने अपनी 10 डिमांड रखी, जिसमें पहला था कावेरी जल परियोजना का विवाद जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा था। और दूसरी डिमांड इसने ये रखी थी कि मेरे जितने भी साथियों को तुमने जेलों में बंद कर रखा है उनको सबको रिहा करा जाए।
और तीसरी डिमांड इसने पैसों के लिए करी थी। ऐसे इसने कई 10 डिमांडें रखी हुई थी अपनी सरकार के सामने। कई बार सरकार ने इसे बात करनी चाहिए लेकिन ये नहीं माना और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा और 108 दिन बाद इसने राजकुमार को रिहा करा और राजकुमार के बदले इसने सरकार से 15 करोड़ रुपए लिए थे। फिर इसका लालच और बढ़ रहा था। 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा का चामराजनगर जिले से अपहरण कर लिया। एच नागप्पा जो थे ये कृषि मंत्री रह चुके थे और जब ये खबर एसटीएफ को मिली तो एसटीएफ ने नागप्पा को ढूंढना शुरू कर दिया और एक दिन खबर आई कि इसने किसी गांव में नागप्पा को छुपा के रखा हुआ है। तो जब वहां पुलिस वाले पहुंचे तो इसको पहले से पता चल गया, तो दोनों ओर से फायरिंग होने लग गई और इसी फायरिंग में नागप्पा को गोली लग जाती है। लेकिन उस समय वो जिंदा थे और वीरप्पन इनको जंगल में ले जाता है और ये खबर पूरे एरिया में फैल जाती है कि वीरप्पन ने नागप्पा को मारा है। लेकिन कुछ दिनों बाद वीरप्पन एक ऑडियो टेप भेजता है एच नागप्पा के घर में और उस ऑडियो टेप में उसने बोला था कि तुम्हारे पति को मैंने नहीं मारा, क्योंकि जब पुलिस मेरा पीछा कर रही थी तो दोनों तरफ से गोली चल रही थी, तो वह एसटीएफ की गोली से मारा गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मैं तुम्हारे पति का कातिल नहीं हूँ। वीरप्पन इतना खतरनाक हो चुका था कि उसने अपने लाइफ में 184 लोगों को मारा था और फिर इसी के चलते तमिलनाडु की सरकार ने 2002 में वीरप्पन के ऊपर 5 करोड़ का इनाम रखा था। उस समय इतना बड़ा इनाम या तो किसी आतंकवादी के ऊपर रखा जाता था या किसी गैंगस्टर के ऊपर। यह इतना खतरनाक था कि इस पे कई फिल्में और वेब सीरीज भी बनी है। हाल ही में एक वेब सीरीज बनी थी द हंट फॉर वीरप्पन और फिर साल 2001 आया और तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री बनी जयललिता। मुख्यमंत्री बनते ही जयललिता का पहला टारगेट था कि वीरप्पन को पकड़ना है। उस समय वहाँ एक आईपीएस ऑफिसर होते थे के विजय कुमार। एसटीएफ का प्रमुख बनते ही विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी जमा करनी शुरू कर दी और एक दिन पता चला कि वीरप्पन की आंखों में कुछ तकलीफ है। अपनी मूंछों में कलर लगाते समय उसकी कुछ बूंदें छिटककर वीरप्पन की आंखों में जा गिरी थी। एक बार ऐसे ही वीडियो के विजय कुमार के हाथ लगा और उस वीडियो में वीरप्पन को कागज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तभी ये पहली बार संकेत मिला कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है और फिर एसटीएफ टीम द्वारा वीरप्पन के लिए जाल बिछाया गया। उस समय वीरप्पन का एक मुखबिर हुआ करता था जो वीरप्पन को बहुत ज़्यादा खबरें देता था। के विजय कुमार ने उसको पैसों का लालच देकर उसको अपने साथ मिला लिया और उस प्लानिंग में वीरप्पन को उसकी आंखों का इलाज कराने के लिए उसे जंगल से बाहर आने के लिए मजबूर करना था। और फिर 16 अक्टूबर 2004 का दिन आता है। एक चाय की दुकान के सामने वीरप्पन के खास आदमी को बुलाया जाता है जंगल से और ये मुखबिर वीरप्पन के आदमी से कहता है कि वीरप्पन की आंखों का इलाज हो सकता है और मैं सब कुछ अरेंज करवा दूंगा। और ये उससे कहता है कि इस काम के लिए एक एम्बुलेंस सही रहेगी क्योंकि एम्बुलेंस को कोई रोकेगा भी नहीं। तो ये पूरा जाल एसटीएफ का बिछाया हुआ था। एसटीएफ चाहते थे कि वीरप्पन कैसे न कैसे जंगल से बाहर आए अपने आंखों का इलाज करवाने और फिर हम इसे पकड़ें। और फिर 18 अक्टूबर 2004 का दिन फाइनल होता है जिस दिन वीरप्पन ने जंगल से निकलकर हॉस्पिटल जाना था अपनी आंखों का इलाज करवाने। और अगले दिन 18 अक्टूबर को एसटीएफ की टीम ने पूरा जाल बिछा दिया था। इस पूरे ऑपरेशन में उनके लिए एक खास एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था जिस पर लिखा था SKS हॉस्पिटल सेलम और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कोकून। कोकून इस एम्बुलेंस का कोड वर्ड था और रात के समय 9 बजे के बीच वीरप्पन जंगल से बाहर निकलता है और इस एम्बुलेंस में वो अपने 3 साथियों के साथ बैठता है। उस एम्बुलेंस में एसटीएफ के 2 लोग इंस्पेक्टर वैल्यूदुरई और ड्राइवर सरवन पहले से ही बैठे हुए थे। ये ऑपरेशन धर्मपुरा में एक गाँव है पपरपत्ती, उस गांव में एक स्कूल था। उस जगह को एसटीएफ ने वीरप्पन के लिए चुना था। फिर वहां पूरी एसटीएफ की टीम पहुंचती है और स्कूल की छतों पे अपनी पोजीशन ले लेती है। फिर जैसे ही 10:30 बजे एम्बुलेंस स्कूल के सामने आती है, ड्राइवर सर्वन ने इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाया कि एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग अपनी जगह से गिर गए। तभी एक आवाज़ मेगाफोन पर गूंजी, हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। और यह आवाज़ थी के विजय कुमार जी की। ये सुनते ही वीरप्पन और उसके लोगों ने फायर करना शुरू कर दिया। फिर एसटीएफ ने भी चारों तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर दी। एम्बुलेंस पे एसटीएफ ने कुल 338 राउंड गोलियां चलाई। एकदम से सब चारों तरफ धुआंसा हो गया। 20 मिनट के अंदर वीरप्पन और उसके तीनों साथी मारे जा चुके थे। लेकिन यह बहुत हैरान करने वाली बात थी कि 338 गोलियों में से वीरप्पन को सिर्फ 3 गोलियां लगी थी। एक ऐसा अपराधी जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। आखिर में यह अपराधी पकड़ा गया और हमेशा के लिए इसका अध्याय पुलिस वालों ने बंद कर दिया। तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना। धन्यवाद। जय हिंद।